Yesterday we have completed the sixth chapter. Today we are starting our new chapter of history, that is civilizing the native, educating the nation. देखो चैप्टर क्या कहना चाह रहा है. अभी तक क्या हुआ था कि ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आ के क्या हो गया, रिकनेक्टिंग हो रहा है. कट कर दो. हाँ, सो अभी तक क्या हुआ कि ब्रिटिश आए थे. सबसे पहले तो क्या हुआ कि ब्रिटिश आए, बहुत पहले आए, फिर उन्होंने 100-150 साल तक तो सिर्फ बिजनेस ही किया. ओके, मतलब वो हमने आया था ना कि कब आया था वो पहला 1600, मतलब के एंड ऑफ दी 16th सेंचुरी. ओके, मतलब 1600 वाले ईयर में दी एलिजाबेथ वहाँ की क्वीन ने बोला था कि जाओ इंडिया को ढूंढो एंड ऑल. तो पहला जो जहाज, जो हमारा बोट और स्टीमर, एलिजाबेथ अब तक है? नहीं, अभी नहीं है. ओके, तो तब उन्होंने बोला था, और फिर बोला था 1600 में बोला था, और 1608 में फर्स्ट शिप आया था. कहाँ पे आया था पता है? सूरत में आया था फर्स्ट शिप. इंग्लैंड से सूरत आया था फर्स्ट से बिजनेस करने के लिए. फिर वो आया था 1608 में. फिर 1608 से कंटिन्यूअसली वो लोग सूरत आए, फिर मुंबई आए, कलकत्ता आए, हमारा वो कैलिको दैट इज कालीकट आए, बंगाल आए, सब जगह आए, केरला आए, उड़ीसा आए, सब सारे ही पोर्ट वाले जो सिटी है वहाँ सब जगह आए, और फिर वहाँ पे अपनी ऑफिसेस बना दी. ओके, तो हमारा वो पता है तुम्हारा यहाँ हिस्ट्री में, नहीं तो वो 9th की हिस्ट्री में है जीएससीबी बोर्ड में, कि जो प्लासी का वॉर हुआ था, वॉर ऑफ प्लासी बोला जाता है. तो वॉर ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में. तो 1757 में जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि वो सब कब हो रहा था, जब बंगाल को कवर नहीं किया था, एम्पावर नहीं किया था, तब तक वो सब अच्छा चल रहा था. जैसे ही बंगाल को हराया, वैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स है उनका पॉलिटिकल पावर वहाँ से शुरू हुआ. नहीं तो आए तो 1608 में थे, तो तब से लेके अब तक क्या कर रहे थे? तो वो ऐसे तब से लेकर कुछ राज नहीं कर रहे थे हम पे. हाँ, रहे सपोज अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स रहे, और 400 ईयर्स में से 200 ईयर्स बिजनेस किया, और 200 ईयर्स उन्होंने मतलब हमें राज किया. ओके, फिर बिजनेस राज सब कुछ आ गया उसमें लास्ट 200 ईयर्स में. तो स्टार्ट हुआ था 1757 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ. 1757 में द फर्स्ट वॉर हुआ था जो ब्रिटिशर ने लड़ा था. ओके, और हमारे जो बंगाल के किंग है वो हार गए थे. ओके, तो 1757 में हुआ, और फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली मीन्स 190 ईयर्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स फिर उन्होंने अपना रूल किया. ओके, नहीं तो आए तो 1608 में से थे. तो वो सब हमने देखा. तो ये हो गया. अभी ये यहाँ तक हमने सब देख लिया. अब क्या बोल रहे हैं? लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि वो लोग आए, फिर कैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, फिर डिक्लाइन हुई, फिर एकदम डिक्लाइन हो गई, फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, वैसे वापस ग्रो करना शुरू हुई. वैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी ग्रोइंग ही थी, अच्छा काम कर रहे थे लोकल आयरन स्मेल्टर्स. और फिर वो लोग आए, वो लोग मार्केट में आए, डिक्लाइन हुआ, फिर वापस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने ग्रो करना स्टार्ट किया. नॉट बाद, विद द ग्रेजुअल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हमने ग्रो करना स्टार्ट किया. तो वो यहाँ तक हमने देखा. अभी हम थोड़ा अलग टॉपिक देख रहे हैं. देखिए, कनेक्ट तो है ही, हिस्ट्री से ही है, ब्रिटिशर से ही है, लेकिन थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं. क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, मारे, सब कुछ किया, गुलामी की, सब कुछ किया. वो सारी हिस्ट्री हमने देख ली. लेकिन अभी जो हम हिस्ट्री देखने वाले हैं ब्रिटिशर्स की, वो थोड़ी अलग हिस्ट्री है. अलग हिस्ट्री है मतलब क्या, कि वो पॉलिटिकल बेस नहीं है. ओके, वो पॉलिटिकल नहीं आता. फिर इसमें इंडस्ट्रीज भी नहीं आती, मतलब कॉटन हो, आयरन स्मेल्टिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री की बात नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई लड़ाई की बात नहीं है. मतलब वो सारी बातें हो गई ऑलरेडी. अभी यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोसेस को और डिफरेंट टॉपिक को टच किया जा रहा है, एंड दैट टॉपिक इज एजुकेशन. ओके,
कि उन्होंने क्या क्या किया जो हमारा इंडियन एजुकेशन, मतलब इंडियन एजुकेशन को जैसे वो सब खत्म कर दिया और अपना शुरू कर दिया सब, वैसे एजुकेशन में भी उन्होंने ऐसा किया। एक अलग ही टॉपिक है कि एजुकेशन सिस्टम में तो सिविलाइजिंग द नेटिव, मतलब नेटिव मतलब कि इंडिया है उसको सिविलाइजेशन किया, मतलब वो मान रहे थे पहले से ही और अभी भी थोड़े बहुत लोग मानते हैं यूरोप में कि इंडिया इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, मतलब कि ऐसे ही गांव वाले लोग और जो अंधश्रद्धा रखते हो और साइंस में बिलीव ना करते हो, सिर्फ ऐसे ही सुपरटिशियस हो, सुपरटिशियस मीन्स ऐसे अंधश्रद्धा, ओके कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब वो लॉजिकल नहीं है, वो साइंस के बेस पे नहीं है, ओके। तो इंडिया को ऐसा ही माना गया था और थोड़े बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि इंडिया सिविलाइज नहीं है। तो सिविलाइज करना था उन्हें, सिविलाइजिंग दी नेटिव मतलब हमें सिविलाइज करना है, एंड एजुकेटिंग दी नेशन मतलब पूरे नेशन को एजुकेशन देना है, उसकी बात की गई है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी जो है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वैसा नहीं था, एक्चुअली था ही नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे। लेकिन अभी हम क्यों ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारा है, अभी तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ओके। कि हमारी हिस्ट्री मतलब क्या, हम हिस्ट्री क्या मानते हैं कि मुगल आए, ये किया वो किया, उन्होंने मतलब इतने सालों तक राज किया मुगलों ने, फिर आए अंग्रेज़ों ने इतने सालों तक राज किया, दैट इज़ हिस्ट्री। तो एक सवाल आता है मेरे माइंड में भी, जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था पहले स्कूल में, तो मुझे आता था कि यार हम हिस्ट्री से हमें सीखने को क्या मिलता है, वाई वी आर लर्निंग दी हिस्ट्री, वो तो पास्ट है, वो तो खत्म हो गया, अभी थोड़ी है मुगल या अभी थोड़ी अंग्रेज है, तो हम क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ओके। क्योंकि सर अगर ये ऐसी सिचुएशंस वापस करेक्ट, यस। तो तो हमने पहले डिस्कस किया था ये टॉपिक भी कि ऐसे सिचुएशंस आगे पैदा हो ही ना, सिचुएशन ही ऐसी ना बने कि कोई ऐसे बिजनेस करने आए और फिर रूल करने लगे, या फिर धीरे धीरे अगर कोई हमारी एजुकेशन सिस्टम को डिक्लाइन कर रहा है। अभी ऐसा नहीं कि बाहर के लोग ही आके कर सकते हैं, अंदर के लोग भी मतलब ऐसे डिफरेंट मेंटालिटीज़ के होते हैं कि ये नहीं ये सिखाओ। जैसे अभी बीजेपी है तो अलग तरीके से रूल कर रहा है, कांग्रेस होगा तो अलग तरीके से रूल करेगा, कभी आप आ जाए आम आदमी पार्टी तो वो अपने अलग तरह से रूल करेगा। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है कि नहीं साइंस ज़्यादा पढ़ाओ, नहीं रिलीजियस थिंग ज़्यादा पढ़ाओ, नहीं साइंस में ये चीज़ ज़्यादा पढ़ाओ, इंडियन साइंस ज़्यादा पढ़ाओ, फॉरेन साइंस कम पढ़ाओ, सबकी अपना अपनी मेंटालिटी होती है। तो सब अपना अपना ही ठोसते हैं ऐसे, मतलब थोप देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वो तो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी हो गया, ओके, कि जो हम मानते हैं, जैसे अभी हमने चुना है नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को, तो फिर नरेंद्र मोदी जी की मेंटालिटी और बीजेपी की जो मेंटालिटी होगी वो पूरे नेशन में ही अप्लाई करनी जाएगी। मतलब किसी को वो प्रॉफिटेबल भी होगी, कोई उसको अपोज में भी होगा, लेकिन वी डोंट हैव चॉइस, हमें वही चीज़ पढ़नी है, ओके, वो वही चीज़ करनी है जो बाय रूल वहाँ से आ रही हो। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट आई और उसने रूल्स चेंज कर दिए तो हमें उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा, फिर आफ्टर दैट वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी, ओके। सो हम ये चैप्टर में ये देखने वाले हैं, और ये चैप्टर पूरा ही स्टूडेंट रिलेटेड और टीचर भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो स्टूडेंट एंड टीचर रिलेटेड ही है पूरा चैप्टर। मज़ेदार चैप्टर है, नॉट लाइक के बोरिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। चलो, सो इन दी अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। तो हमने राजाज नवाब्स को कैसे वो लोग ने मतलब हराया, लड़ा, ओके, मार डाला, पीजेंट्स को कैसे बहुत ज़्यादा मतलब फार्मर के ऊपर टैक्स डाल दिया एंड ऑल, वो सब हमने देखा। ट्राइबल्स के ऊपर कैसे मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स डाला और सब फॉरेस्ट लॉ बनाए कि ये लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं, कितना कुछ किया, वो सब हमने देख लिया। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशंस इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट के बारे में हम ये चैप्टर देखने वाले हैं। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues. Okay, क्यों हम ये कर रहे हैं कि लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ा, क्यों? फॉर ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड, मतलब जो ब्रिटिश इन इंडिया मतलब जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वो क्या चाहते थे, नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, मतलब सिर्फ टेरिटरी मतलब जगह पे ही अपना राज करना नहीं चाहते थे। सर मतलब ये ब्रिटिश है, उसके पहले स्कूल ही नहीं थी।
उसके पहले गुरुकुल्स थे सारे, जो हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज या उसमें देखते हैं ना कि आश्रम में जाते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल है, मतलब स्कूल तो थी ही। अगर तुम देखो तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरे दुनिया की, पूरे यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स बोलो या अर्थ बोलो, नॉट यूनिवर्स, अर्थ ही बोलो, ओके। तो पूरे अर्थ की फर्स्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। अब तुम सोचो कितने पुरानी यूनिवर्सिटी, ओके। मतलब ये सब नंबर सिस्टम आए, उससे पहले हमने जीरो फाइंड कर दिया था। इन्होंने 9 प्लैनेट्स है ऐसा बोला, उससे पहले तो हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे थे 5-5, 10-10 हजार साल पहले, ओके। मतलब इनके पास डेटा तो अभी का है 200, 300, 400 ईयर्स का है, उसके पहले से ही हम ये सब हमें पता था, ओके। हमारी हिस्ट्री देखे तो हमें सब कुछ पता था, हमारे रामायण महाभारत युद्ध देखे तो हमें एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, वो सब पहले से पता था। ऐसे धड़ाके तो हमने पहले से किए हैं। रावण, उसमें देखो रामायण में पुष्पक विमान आता है, ओके। दैट मीन्स के ऐसे एरोप्लेन तो पहले से ही हमें पता है। टेलीपैथी, हम यहाँ हैं और कोई हमारा आदमी, मतलब हमारा पर्सन इन द सेंस जिससे हमें बात करनी है वो बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर, उससे हमें बात करनी है। सो वी हैव यूज्ड टेलीपैथी साइंस, ओके। मतलब हम मेडिटेट करके, हम टेलीपैथी का यूज करके, एक मेथड है उसका यूज करके लैक्स एंड लैक्स किलोमीटर दूर बैठे बंदे के साथ बातचीत कर सकते हैं। वी कैन ऐसा सही में हो सकता है, यस हो सकता है, इट्स प्रूवन साइंस। तब तो अभी भी सब लोगों को नहीं पता है, अभी तुम आज जाके गूगल करना, इट्स अ प्रूवन साइंस के टेलीपैथी जैसा है या हाइपोथेटिकल है। नाउ इट इज प्रूवन। दोनों जगह से करना पड़ेगा ना, दोनों जगह से करना पड़ेगा, यस, दोनों लोगों को आना पड़ेगा। जैसे तुम्हें यहाँ से अमेरिका फोन करना है तो सिर्फ तुम्हारे पास फोन होगा तो नहीं चलेगा, सामने भी फोन होना चाहिए। तुम्हारे पास 3G है, वहाँ पे 3G होना चाहिए, लाइक दैट, बोथ शुड सेटिस्फाई द नीड्स, ओके। तो ये सब तो अभी अभी आया है यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड में। हमारे पास तो पहले से ही है। मतलब अब बोला जाता है कि जितना भी वर्ल्ड में नॉलेज आया है और आगे भी आएगा, वो सब हमारे ऋषि मुनीज और उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड को दे दिया था वेदास एंड स्क्रिप्चर्स में, ओके। लेकिन हम पागल है कि हम दूसरा गेन करने जा रहे हैं और हमारा खुद का ही नहीं देख रहे हैं। क्यों? इसी की वजह से, यही चैप्टर में हमने देखेंगे कि उन्होंने हमारी लैंग्वेज को ही डाउन कर दिया। अभी तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा बोलोगे कि मुझे सबसे पहली जो मतलब भगवत गीता है वो पढ़नी है, तो तुम जाओगे ढूंढने नॉर्थ इंडिया में, तुम्हें शायद मिल भी जाए, वो मिलेगी संस्कृत में, और तुम्हें संस्कृत आती नहीं है, तो बात खत्म हो गई वहां पर। वैसे बहुत ही ज्यादा सारे वेदास एंड स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे संस्कृत में, और हमें संस्कृत आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये लोग इंग्लिश लाए थे, उसके पहले हमें कोई इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश लाए थे ये लोग। वही सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। सर इंग्लिश नहीं आती तो शर्म आती है। हाँ, इंग्लिश नहीं आती तो शर्म आती है, ओके। अभी इसमें शर्माने जैसा क्या है? तुम चाइना में जाओ तो वो लोग चाइनीज बोलते हैं, ओके। उनका एजुकेशन भी चाइनीज लैंग्वेज में ही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता। तो क्या वो लोग पिछड़े हैं? सबसे ज्यादा तो पावर, मतलब सबसे ज्यादा तो पैसा कमा रहे हैं वो लोग, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, जॉब्स भी उनके पास है, इंडस्ट्रीज भी उनके पास है। तो क्या नहीं है उनके पास? तो क्या उनको इंग्लिश आता भी नहीं कि नहीं आती, लेकिन वो बोलेंगे चाइनीज ही। उनका पढ़ना जो स्कूल लेवल होता है वो भी चाइनीज में होता है। तो क्या पिछड़ा हुआ है? वो नहीं है। लेकिन ये एक मेंटालिटी है कि हम गुजराती में पढ़ेंगे तो हम अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं। इसलिए सारे पेरेंट्स अभी क्या, इंग्लिश मीडियम। और सर वो पता है, वो उनकी जो प्रोडक्ट्स आती है उस पर जो सब कुछ लिखा होता है ना, वो भी चाइनीज में लिखा हाँ, वो चाइनीज में लिखा होता है। उनकी मूवीज सब कुछ A to Z चाइनीज में ही होता है। फिर जैसे हम साउथ इंडियन मूवी की डबिंग करते हैं हिंदी में, ओके, वैसे ही वो अगर किसी को इंग्लिश में चाइना की प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग गई तो उनकी डबिंग करनी पड़ती है इंग्लिश में, ओके। तो यही चीज है कि तुम अपनी खुद के पास जो है उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, और जो दूसरों का है उसको इंपॉर्टेंस दोगे तो पूरी जिंदगी दौड़ते ही रहोगे, लाइक दैट। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, लेकिन हम सीखते नहीं हैं, ओके। इट्स नॉट दैट कि हम इंग्लिश में, हम गुजराती मीडियम में पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। सी, आई हैव लर्नड टिल क्लास 12 इन गुजराती मीडियम. Now I can speak in English. You tell that you have to give a lecture in English, I can give. Okay, if I have to give lecture on English, or if I have to क्या बोल सकते हैं, teach in English, okay, I can talk in English.
वॉट एवर इट इज, वाई टू फील शेम, ओके, टू स्पीक इन इंग्लिश. यस, मिस्टेक्स हैपन. वो तो हम गुजराती में बोलेंगे तो भी मिस्टेक्स तो होगी. गुजराती हमारी सपोज नेटिव लैंग्वेज है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमें गुजराती का सब कुछ आता है. अरे सब कुछ का छोड़ो, अल्फाबेट्स भी नहीं आते सारे. गुजराती तुम क ख ग बोलोगे ना, वो भी सारे नहीं आएंगे. दैट डजंट मीन कि वी डोंट नो. तो वैसे ही इंग्लिश का सब कुछ नहीं आता, तो दैट डजंट मीन कि हमें कम आता है. ओके, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, नॉट लैंग्वेज. बट हमने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट दे दिया और नॉलेज को साइड पे रख दिया. ओके, सो वही ये हुआ कैसे, वही यहाँ बताया गया है कि दे कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज पे भी कंट्रोल पाना चाहते थे, पैसे पे. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे इतना डिस्कस करें ना उतना कम है. बात SST में वही होता है. मैं अभी क्लास 7 को एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 4-5 दिन से वही चैप्टर पढ़ रहे हैं. मैं एक दिन में 2-3 पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं. बट इतना कुछ डिटेल्ड डिस्कशन होता है कि मतलब बहुत पहले, मतलब लास्ट ईयर हुआ था, वो द्विती दीदी आती है ना, उनके साथ हुआ था. वाई, बिकॉज ये सब कोविड है, ये है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि इतना एग्जाम में ये वो, तो टाइम मिलता है तो वी कैन डिस्कस. ओके, गुरुकुल में जब थी तब पैसे लेते थे वो लोग उस चीज़ के, मतलब नहीं पैसे नहीं लेते थे. पैसे लेते थे मतलब अभी जो लेटेस्ट गुरुकुल्स थे तब पैसे लेते थे, लेकिन पहले के टाइम पे पैसे नहीं लेते थे. पहले के टाइम पे गुरु दक्षिणा देते थे. मतलब गुरु दक्षिणा इन द सेंस क्या, कि जो गुरु होते हैं ना वो ऐसे, पता नहीं उनको ऐसे बहुत ज़्यादा मुंह भी नहीं होता है कि मुझे पैसे चाहिए. तो अगर वो उन लोग का लेवल थोड़ा डाउन है, मतलब उनका लाइफस्टाइल कम है, तो वो रेवेन्यू पैसे नहीं मांगते थे डायरेक्टली, कुछ ऐसा मांगते थे जिससे पैसा आता रहे. जस्ट लाइक कि मुझे थोड़ी लैंड दे दीजिए, या फिर जो सब बार्टर सिस्टम चलता था वैसे, कि सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है या ऐसा समझो कोई बिजनेसमैन है. ओके, वो बिजनेसमैन है, किसका, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं उसके पापा, और उसका बेटा मेरे पास पढ़ने आ रहा है. देन आई विल नॉट टेक फीस, बट आई विल सपोज बाई clothes for full my family from them. Okay, and they will give us bartering system. कि जब भी मुझे मतलब पैसे, मुझे सपोज जब भी क्लोथ खरीदने हो तो मैं उनके पास ही जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं उनके बेटे को पढ़ा रहा हूँ. लाइक दैट. कोई ऐसे होगा कि डॉक्टर का बेटा यहाँ मेरे पास पढ़ने आ रहा होगा. देन वेन एवर आई फील समवॉट लाइक मेडिसिन चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है और मैं उसको पूछूं कि क्या है, तो मैं उसको डायरेक्टली पूछूंगा, वो मुझे हेल्प कर देगा. तो एक हेल्पिंग नेचर वाला चलता था, पैसे कहीं बीच में आते ही नहीं थे. इसीलिए बार्टर सिस्टम. अभी मैं 2 दिन से एक मूवी देख रहा हूँ, मतलब 15-15 मिनट ही देख रहा हूँ, जब खा रहा हूँ तब, खाना खा रहा हूँ तब, क्योंकि पूरा टाइम तो मूवी देखने का मिलता नहीं है. तो मैं 15 मिनट का देख रहा हूँ. तुम भी देखना, यूट्यूब पे मूवी है हैप्पी फैमिली. मैंने आपको बताया था. तुमने बताया था? हाँ हाँ, तो मैं वही देख, तुमने बताया था. हाँ सर, मैंने भी बताया था कि उसके अंदर वो बार्टर सिस्टम वाला. हाँ, तुमने भी बताया था. और अभी लेटेस्ट में मुझे अलई ने बताया, वो क्लास 10 में है ना, उसने बताया था. हाँ, तो वो मैं देख रहा हूँ. दैट इज़ वेरी गुड मूवी, आई लाइक इट वेरी मच. कि मतलब पहले ये ऐसा ही होता था कि हेल्प के बदले हेल्प, पैसा बीच में आता ही नहीं है. ओके, फिर ऐसा नहीं कि मैंने इतनी हेल्प की थी, इन्होंने कम हेल्प की, वो पिक्चर ही नहीं है दिमाग में. तुम्हें जितना हेल्प करना हो उतना करो. जैसे एजुकेशन के लिए अभी उसके बेटे को 0 लेवल का आता हो, उसका बेटा टॉपर हो, मुझे पढ़ाना है मतलब पढ़ाना ही है, कितना भी लेवल हो उसका. वैसे ही वहाँ पे फिर तुम खांसी, मतलब कोल्ड हुआ है उसकी दवाई लेने जाओ, या किसी को मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्जरी करनी पड़े ऐसी कोई मेडिसिन लेने जाओ, लेकिन वो सब कुछ फ्री में ही करना है. लाइक दैट बार्टर सिस्टम चलती थी. तो देखो उनका मिशन दूसरा क्या था कि दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन. दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज. तो उनका ये मानना था कि हमें नेशन को सिविलाइज करना पड़ेगा. ये तो ऐसे ही बहुत चलता जा रहा है इंडिया में, इतना कुछ ठीक ठाक नहीं है. ओके, और उनकी बिलीव्स, उनके कल्चर्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उनको सुपरटिशियन से साइंस की तरफ लाना पड़ेगा. ओके, अभी इसमें ऐसे लोग थे कि मानते थे कि इंडिया को ग्रो करो, क्योंकि इंडिया ग्रो होगा तो हमारा ग्रो होगा, क्योंकि हम इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो इंडिया ग्रो होगा तो पैसे भी हमें मिलेंगे. तो ऐसे एक लोग थे, एक ग्रुप ऐसा था. और दूसरा ग्रुप ऐसा था कि इंडिया को कभी ग्रो होने ही नहीं देना है, क्योंकि इंडिया ग्रो हो गया तो फिर हमें रूल करने नहीं देगा. तो ऐसे 2 ग्रुप बन गए थे. ओके, नाउ व्हाट चेंजेस वेयर टू बी इंट्रोड्यूस. तो क्या चेंजेस लाने वाले थे वो. हाउ वेयर इंडियंस to be educated, civilized and made into what British believed were good subjects.
तो मतलब कैसे कर पाते, ओके मतलब ब्रिटिश जो सोचते थे कि ये अच्छा है पढ़ने के लिए, वही हमें पढ़ना है. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. दे कंटिन्यूड टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स. तो सालों के सालों, मतलब डिकेड्स मतलब कितने ईयर, 10 years. तो वो सालों के सालों ओके वो डिस्कशन, एक टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हो गया. जैसे वो कंपटीशन होता है ना, वैसे ही डिबेट कंपटीशन या ग्रुप डिस्कशन लाइक दैट, वैसे ही चलता रहा कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिले ही नहीं कि क्या चेंजेस लाओगे तुम, तो यहाँ ये हो जाएगा लाइक दैट. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ये तो इंट्रोडक्शन था कि ये पूरा ही चैप्टर हम देखेंगे, ये कंटेक्स्ट है चैप्टर का. ओके चलो. फर्स्ट, हाउ द ब्रिटिश शॉ द एजुकेशन, कि वो लोग एजुकेशन को कैसे देखते थे. ओके फर्स्ट क्या है उसमें, लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डिड. हम देखते हैं कि क्या उन्होंने सोच रहे थे और क्या किया उन्होंने. एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years. मतलब बहुत सारे आइडियाज तो है ना लास्ट 200 years में ही आए जो हम पढ़ रहे हैं वो भी. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज. तो हम ये चैप्टर में ये भी देखेंगे कि इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया था, ब्रिटिश नया चीज़ लाए उसमें. एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वेयर टू बी एजुकेटेड. और इंडियंस की अपनी मान्यताएं कैसी थी कि हाँ हमें ऐसा एजुकेशन चाहिए, वो सब हम ये टॉपिक में देखेंगे. ओके फिगर देखो, फिगर में हमें देखा जा सकता है कि विलियम जॉन्स लर्निंग पर्शियन. पर्शिया जगह का नाम है और पर्शियन वो जगह की लैंग्वेज है. तो ये विलियम जोन्स है जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, वो पर्शियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. वो क्या थे, विलियम जोन्स सुप्रीम कोर्ट के जज थे. ओके वहाँ की मतलब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट वो टाइम की, उसके जज थे कौन, विलियम जोन्स. और वो लिंग्विस्टिक थे. ये रहा लिंग्विस्टिक का मीनिंग, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, जिन्हें आता था और जानते थे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस. जैसे अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आते हैं लाइक दैट. ओके मुझे भी 3-4 तो समझ में आती है. ओके तीन तो आती है ना, 3 तो हिंदी इंग्लिश गुजराती तो है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट बंगाली, मराठी और तेलुगु, दैट आई कैन अंडरस्टैंड. बात कर रहे हो नॉट मूवी हाँ, मूवी और ऐसे गाने वाने नहीं, फेस टू फेस बात कर रहे हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड इन बांग्ला और से मराठी और से दिस ऑल्सो विच तेलुगु. ओके और कन्नड़ा थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी ये दूसरी लैंग्वेज है उतनी नहीं, लेकिन कन्नड़ा थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी मतलब बहुत माइन्यूट, 5% ऐसा. तुम्हें 4 आती है, कौन कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती. करेक्ट, गुड. तो देखो, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, जिसको पता है और जो जानना चाहता है बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, उसको क्या बोला जाता है, लिंग्विस्ट. ओके लिंग्विस्ट. तो ये देखो, ये हमारे मतलब कोई भी ऐसे वो है पर्शियन टीचर है ऐसा समझो, और वो पढ़ा रहे हैं किसको, जो विलियम जोन्स को. ओके चलो देखते हैं. सर वो मूवी में दिखाते हैं ना, उसको 44 लैंग्वेजेस आती होती है. किसको, सर वो बागी 3 में होता है ना विलन. हाँ करेक्ट दिखा. सर ऐसा हो सकता है लेकिन 44. हाँ वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट अभी 43-44 मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. तुम देखना, तुम मराठी, गुजराती और बांग्ला, ये 3 लैंग्वेज को डीपली स्टडी करोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा. मराठी, गुजराती और बांग्ला, ये 3 को तुम डीपली थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन तक रहोगे गुजराती के साथ, मराठी के साथ और बांग्ला जो बंगाल के हैं उनके साथ, तो तुम्हें समझ में आने लगेगी लैंग्वेज. बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं. ओके वैसे ही तुम तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा. ओके तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा, तमिल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन तेलुगु और कन्नड़ा जो कर्नाटका की लैंग्वेज है और आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है, वो वहाँ के लोगों के साथ थोड़े टाइम रहोगे तो तुम्हें एक आती हो तो दूसरी तुम्हें समझ में आने लगेगी. तुम्हें तेलुगु आ रहा है समझ में, तो कन्नड़ा और से तमिल भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा. तो ये सब इंटर रिलेटेड है. मतलब तुम्हें 44 आ रही है, दैट डजंट मीन कि 44 एकदम ही डिफरेंट है.
बट 44 में से ऐसे समझो ऐसे 4-4 के ग्रुप बना दिए तो भी 10-11 ही होगी, ऐसे 4-5 के ग्रुप बना दिए तो मतलब 5 to 10 लैंग्वेजेस होती है, उसी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। ओके हाँ चलो, द ट्रेडिशन ऑफ द क्या बोला है, द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म। अभी ये ओरिएंटलिज्म क्या है हम अभी देखेंगे। ओरिएंटलिज्म मतलब क्या, अभी क्या देखेंगे बता देता हूँ। ओरिएंटलिज्म मतलब कि तुम जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी पहले मतलब हमारी जो एंशियंट है, एंशियंट मतलब बहुत पहले का जो टाइम है, उसके पर्टिकुलर प्रोसेस को बिलीव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। ओके और जो वो पर्सन होता है जो वो बिलीव करता है उसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओके जैसे बीडे बोलता रहता है हमारे ज़माने में, तो मतलब ही बिलीव स्ट्रांगली दैट वॉट एवर हैपन्स इन हीज ईरा और हीज टाइम इज very good compared to this time. Okay so we can tell that Bide is orientalist like that. समझ में आ गया? Okay तो ये क्या हुआ था देखो, in 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में आया था कलकत्ता में। He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that company had set up. तो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट बनाई थी। कंपनी अभी जहाँ जहाँ कंपनी वर्ड यूज हो दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके तो उन्होंने सर वो जो मतलब कंपनी बनाने थे उधर जॉब भी मतलब नहीं ब्रिटिश को ही देते थे ऐसा? नहीं, कंपनी मतलब यहाँ पे कंपनी का मीनिंग ये नहीं है कि इंडस्ट्री नहीं, मतलब सर सॉरी वो मतलब कोर्ट बोर्ड जो भी कुछ उनका गवर्नमेंट का जो भी बनाते थे, हाँ उधर जॉब भी सिर्फ ब्रिटिश को ही देते थे या फिर इंडियन को भी? नहीं, इंडियंस को भी देते थे लेकिन वहाँ पार्शियलिटी होती थी कि सपोज ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे बट अभी नहीं, 9th में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को एक ही जगह पे है तुम लोग तो ब्रिटिशर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है और इंडियंस को कम सैलरी मिल रही है, काम सेम करना है सैलरी कम मिलेगी, लाइक दैट। सभी जगह ऐसा है, इवन आर्मी में भी ऐसा है कि सपोज जो आर्मी बनाई थी तो आर्मी में अगर तुम ब्रिटिशर्स जो सैनिक है, ओके द आर्मी पर्सन है ब्रिटिशर्स, तो वो अगर वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा है या कोई भी वॉर लड़ रहा है तो उसकी रैंकिंग और उसको प्रमोशन जल्दी मिलते थे, उसको अलग फैसिलिटी मिलती थी, उसका खाना अलग होता था, उसका रहने का जगह अलग होती थी। और जो इंडियन आर्मी पर्सन है उनको प्रमोशन कम मिलता था, सैलरी कम मिलती थी, खाने की चीज़ें अलग अलग, डिशेज अलग अलग होती थी और खाने की जगह अलग होती थी, रहने की जगह अलग होती थी। फुल पार्शियलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि छुप के, फुल पार्शियलिटी। क्या ये आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप में ये इंडियन कैंप है और ये ब्रिटिश कैंप है, लाइक दैट। वैसा ही होता था पहले से ही। ओके तो हाँ कुछ ब्रिटिश लोग हमारे लिए अच्छे भी थे। हाँ ये अच्छा ही है, ये अच्छा वाला ही है विलियम जोन्स। ओके उसी की बात करने वाले हैं हम। कुछ बहुत सारे थे ऐसे कि जो अच्छे थे और जो अच्छे थे वही लास्ट तक रह पाए। ओके जो लास्ट में गए हैं 1940s और 1930 के बाद जो ब्रिटिशर्स गए यहाँ से, उसमें ज़्यादातर अच्छे वाले ही थे, क्योंकि जब ये मूवमेंट अच्छे से स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाले जो ब्रिटिशर्स थे वो तो डर गए थे इंडियंस से। भगत सिंह और उनको फांसी दे दी और सब हल्ला हुआ, क्रांति हो गई, तो सब डर गए थे और डर के ही धीरे धीरे करके एक साथ चले जाते तो नाम भी खराब हो जाता कि भगाया, इंडिया वालों ने भगाया, लाइक दैट। ओके तो धीरे धीरे करके सब चले गए थे, लेकिन जो अच्छे थे, बिलीव कर रहे थे, वही लोग धीरे धीरे करके एकदम लास्ट में गए। नहीं तो पहले तो जो पूरा ग्रुप चला गया ना, वो तो डर के ही चला गया था कि अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, अब इंडियंस जाग गए हैं, लाइक दैट। ओके तो इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जॉन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक। तो मतलब लॉ के तो एक्सपर्ट है ही वो, बट वो लिंग्विस्टिक भी थे, लिंग्विस्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जानते थे। He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend and had also learned Persian. देखो कितनी सारी लैंग्वेज हो गई। ब्रिटिश इंग्लिश तो आती ही है, ओके। Had studied Greek and Latin and Oxford. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखो कितनी पुरानी है, अभी भी है और तभी भी थी, ओके। तो ऑक्सफोर्ड में उन्होंने ग्रीक सीखी और लेटिन भी सीखी,
ओके। लेटिन कौन सी लैंग्वेज? लेटिन लैंग्वेज हम नहीं बोलते, वो नंबर सिस्टम नहीं लिखते हम, कि ऐसे ना तुम एथ में हो तो ऐसे वी करके 1 2 3 आई लिख देते हैं, रोमन, तो वो वहाँ से ही आया था। ओके, तो ग्रीक सीखी, लेटिन सीखी, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश ऑल्सो, फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती ही थी। ओके, हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रेंड के पास से क्या सीखे थे? अरेबिक, मतलब सऊदी अरेबिया वाला जो कंट्री है, अरेबिया मतलब हमारे से ऊपर जाए, अभी का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, ये सभी जो नेशंस है वो सारा ही अरेबिया गिना जाता था। वहाँ के फ्रेंड से उन्होंने अरेबियन भी सीखी थी, अरेबिक लैंग्वेज, उर्दू और वो सब अरेबियन लैंग्वेज में आता है। ओके, हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, तो पर्शियन भी सीखा था। ओके, कुवैत की अभी करेंसी है ना सबसे वो है, पावरफुल है। हाँ, यस, वहाँ पे मेहनत भी उतनी करवाते हैं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ वर्किंग देयर, बहुत बहुत, मतलब ऐसा नहीं है, जितनी मेहनत यहाँ करवाते हैं उतनी मेहनत वहाँ करे तो यहाँ से 3 4 गुना पैसा मिलता है। यहाँ से 3 4 गुना, यहाँ से 3 4 गुना पैसा मिलता है। वर्किंग आवर्स सेम है और वर्किंग प्रोसेस नहीं, वर्किंग आवर्स और वर्किंग क्वालिटी सेम है, और पैसा वहाँ पे 3 4 गुना मिलता है। ओके, ही वॉज इन, माई फ्रेंड वॉज इन रिलायंस जामनगर, 5 साल रिलायंस में काम किया, फिर जाके वो वहाँ गया, बट ही इज़ अर्निंग गुड। लेकिन सर उधर रिस्क भी उतना ही है ना? रिस्क भी उतना ही है, मतलब कमा के आ जाए वही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। पहले भी हुआ था ना सर, कौन से इसमें वो किया था? वो होता रहता है वहाँ पे, फिर फंस जाते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, फैमिली को ले जाओ तो भी रिस्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, और जो अटैक्स होते हैं, जो ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसे जेलस पीपल, तो वो दूसरे नेशन से आने वाले, जैसे कोई चोर है तो सबसे पहले किसी को अपना हथियार बनाएगा, मतलब किसी को अपना शिकार बनाएगा जो दूसरी जगह से आते हैं उससे। जैसे यहाँ पे ऐसा समझो कि भरूच में कोई गाड़ी चोरने वाला है, तो वो सबसे पहले कौन सी गाड़ी चोरेगा? जो भरूच की ना हो, सूरत, अहमदाबाद कहीं की हो, वो गाड़ी चोरेगा। ओके, क्योंकि भरूच के लोगों को तो पता होगा कि यहाँ गाड़ी नहीं रखनी है, ऐसा होगा वैसा होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं तो ये साइड नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन नए लोगों को पता नहीं होता, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है। वैसे ही नेशन में भी ऐसा ही होता है कि अगर मतलब पता नहीं हो, इसीलिए बोलते हैं ना कि कंपनी में लगे हैं जॉब तो कंपनी जाओ और यहाँ जाओ, बहुत घूमा घूमी कुछ करना नहीं है। ओके, नाउ at Calcutta, he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtitles of subtit स्पेलिंग गलत लिखा है, सबटाइटल्स ही है। ओके, सबटाइटीज नहीं, सबटाइल्टीज मतलब कि थोड़ा ऊपर का मीनिंग, डिटेल नहीं, ऊपर का मीनिंग। सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। तो उनके पंडित फ्रेंड भी थे जो उनको संस्कृत भी सिखाते थे। ओके, પુષ્ટિ કેમ નહીં આવી કાલે? કાલે છે ને અમારા સોસાયટીમાં એક જણના એટલે મરી ગયું હતું ને, તેમની વારસી હતી, તો આખું મંડપ પાછળથી આખું પેક હતું ને, ચાલવાની જગ્યા નહીં, વેહિકલ કાઢવાની જગ્યા, એટલે પછી નહીં અવાયું. સારું, કંઈ નહીં, ચાલો હવે પેલું આપણું ચેપ્ટર છે તે વાંચો. કાલે થોડું ચાલેલું, આજે પાછું એ હવે પૂરું કરવાનું છે ચેપ્ટર. હા, सर ऐसा कोई इंडियन में मतलब तुम गोरा हो तो सर उन लोग को पता कैसे चल रहा है ब्रिटिश है? नहीं, वो तो लैंग्वेज से ही पता चल जाता था ना, गोरे भी हो, लेकिन अगर तुम इंग्लिश भी बोल रहे हो ना तो पता चल जाएगा। जैसे अभी मैं ऐसे इंग्लिश बोल रहा हूँ, ओके, और कोई दूसरे स्टेट वाला पर्सन इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये गुजराती है, डायरेक्टली इंग्लिश से ही पता चल जाएगा। ओके, तो वैसे पता चल जाता है कि यहाँ कहाँ की इंग्लिश है, वो भी पता चल जाता है। सपोज और कोई स्टूडेंट है, जैसे हमारा क्लास था तो हमारे क्लास में सभी लोग अलग अलग जगह से थे। आई एम फ्रॉम गुजरात, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम यूपी, वन इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड वन इज़ फ्रॉम प्रॉपर लोकल आंध्र प्रदेश। तो
we all were speaking in English, but you can easily identify that okay, this is person from Gujarat, or this person is from, say, not exactly from, say, UP, but you can tell that yes, he is from North India, okay, और से शी इज़ फ्रॉम से मिडल इंडिया, मतलब कि मध्य प्रदेश है, और से महाराष्ट्र, गुजरात और से छत्तीसगढ़, वो एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, तो पता चल ही जाता है, ओके. नाउ सून ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. इनको इतना इंटरेस्ट था, सारी लैंग्वेज तो सीखी, और ये सारे ही टॉपिक पे इंडियन टेक्स्ट पढ़ी. कौन सी टेक्स्ट? इंडियन टेक्स्ट पढ़ी. ये सारे लॉ पे, फिलोसॉफी पे, रिलीजियन पे, पॉलिटिक्स पे, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस. ओके, तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है. ओके, नाउ Johns discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas Colebrooke and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. तो क्या बोल रहे थे कि उनका जैसे इंटरेस्ट था, वैसे दूसरे भी ऐसे पर्सन्स थे जिनका इंटरेस्ट था ऐसे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, और ऐसे दो लोगों के, मतलब 3 तिकड़ी बन गई थी, ओके, कि जॉन्स तो है ही, दूसरे थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, और एक थे दैट इज नेथनियल हेलहेड. ये तीनों थे, और ये तीनों क्या चाहते थे कि, मतलब क्या करते थे कि इंडियन टेक्स्ट पढ़ते थे और इंडियन टेक्स्ट को पर्शियन और से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे कि उनको भी फिर हेल्पफुल रहे, लाइक दैट. वर्क्स इनटू इंग्लिश. टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. मतलब वो दोनों के साथ मिलके, मतलब ये तीनों ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, ओके, ये तीनों ने ऐसा किया. एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स. ओके, मतलब एक जर्नल स्टार्ट की, मतलब अभी तुम कॉलेज में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज़ रिसर्च पेपर, व्हाट इज़ जर्नल, और व्हाट इज़ से रिव्यू पेपर, वो सब चीज़ें आएगी कॉलेज में. फॉर टाइम बीइंग जर्नल मतलब समझ लो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे रिसर्च इज कंटिन्यू फॉलो होते रहे, कि ये हमारे एक टॉपिक ऑफ रिसर्च है कि सपोज बैन ऑफ अल्कोहल इन इंडिया, ओके, तो ये रिसर्च टॉपिक है. अभी कौन कौन से स्टेट में बैन है, ये है, वो है, तो अभी तुम इस पे रिसर्च कर रहे हो क्लास 8 में. फिर नेक्स्ट ईयर तुम दूसरे कोई टॉपिक पे रिसर्च करोगे, लेकिन यही टॉपिक पे मैं रिसर्च करवाऊंगा किसके पास, जो नेक्स्ट ईयर 8th में आएगा उसके पास, ओके, लाइक दैट. सो एक जर्नल है वो बनाई, और वो उनको क्या जाना जाता था, एशियाटिक रिसर्चर्स, ओके. चलो, नाउ जॉन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. उनको पर्टिकुलर एटीट्यूड्स रिप्रेजेंट करना था. दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट. मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी. किसके ऊपर रिस्पेक्ट थी? इंडियन कल्चर्स की, मतलब दोनों कल्चर, वेस्ट कल्चर मतलब उनका वेस्ट कल्चर और हमारी ईस्ट कल्चर, और इंडिया का. Now Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past. मतलब एंशियंट टाइम में इंडिया की ग्लोरी बहुत ही ज़्यादा थी. मतलब वैसे सोना बरस रहा था, सोने की चिड़िया नहीं बोलते, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे थे, बहुत ही ज़्यादा था सब कुछ, ओके, बहुत ज़्यादा ग्लोरी थी इंडिया की. लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई. तो बोल रहे हैं बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, कि धीरे धीरे वो डिफरेंट रीजन्स की वजह से डिक्लाइंड हो गई. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. तो इंडिया और इंडियंस को समझने के लिए हमें जो लीगल टेक्स्ट है, मतलब ऐसा नहीं जैसे कि अभी महाभारत तुम ढूंढने बैठो ना, तो महाभारत के ऊपर बुक इतनी ज़्यादा मिल जाएगी, कोई लाइब्रेरी में भी और कोई इंटरनेट पर भी, बट ऑल आर नॉट द सेम महाभारत व्हाट वाज टोल्ड, ओके. मतलब सारी ट्रू नहीं होती, बट सब कुछ अपने अपने हिसाब से सब कोई लिख देता है. फिर तुम जिसकी पढ़ो उसको पैसे मिलते हैं थोड़े, ओके, रेफरेंस रॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं उसे,
कि सपोज़ मुझे बहुत सारा कुछ पता है सपोज़ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो मैं अपनी बुक लिख दूंगा, मैंने खुद लिख दी इंडियन हिस्ट्री। ओके, अभी किसी को इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है, वो मेरी बुक पढ़ेगा। बुक होगी सपोज़ 1000 रुपीज़ की, तो हर बार जब बुक बिकेगी तब 1000 रुपीज़ मिलेंगे किसको, जो बुक बेच रहा है उसको। हर बार 1000 में से 100 रुपीज़ मुझे मिलेंगे हर बार। हाँ, इसे बोलते हैं रॉयल्टी प्रोग्राम। ओके, तो जो बुक लिखता है उसको रॉयल्टी मिलती है हर बार। सपोज तुम कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक, ओके, तो वो जो पब्लिकेशन की होगी उसका कोई ऑथर होगा। तो सपोज कोई एक बुक है तुमने खरीदी, तो उसको सपोज 100 रुपये मिलने चाहिए, तो उसको मिल जाएंगे। फिर वही बुक मैंने भी खरीदी, तो उसको दूसरे 100 रुपये मिलेंगे। ओके, ऐसे कंटिन्यूस चलता ही रहता है। पूरे वर्ल्ड में है ये रॉयल्टी प्रोग्राम, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, ये तो हमने देखा। नाउ फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बोले कि हमें पुराना ही स्क्रिप्चर्स उठाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले कि हिंदूज़ की, मुस्लिम्स की हिस्ट्री क्या है। ओके, उसके हिसाब से हम ये कंट्री को वापस उसकी जो ग्लोरी थी पास्ट में, वो लेवल पे हम ले जाएंगे। ओके, तो अभी इनको इंडिया को डेवलप करना था, क्योंकि ये क्या मानते थे, इंडिया को डेवलप, इंडियन के बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडियंस के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इंडियंस को हमारे ऊपर विश्वास होगा। ओके, वो लोग हमारे दिल में जगह बनाना चाहते थे। ओके, तो इंडियंस को हमारे ऊपर विश्वास होगा और फिर इंडिया ग्लोरी होगी इंडिया की, तो उससे फ़ायदा किसको होगा, हमें ही होगा, क्योंकि हम ही तो रूल कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक दैट। तो अच्छा भी है, एट द सेम टाइम वो अपना भी देख रहे हैं, इंडिया का भी अच्छा सोच रहे हैं वो लोग, एट द सेम टाइम खुद का भी देख रहे हैं, लाइक दैट। So Jones and Collybrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning and translating them and making their findings known to others. तो ये लोग स्टार्ट करना शुरू किए। ओके, दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। तो बोले ये अगर स्टडी हमने कर ली, तो ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करेगी और ये सिर्फ इंडियंस को भी हेल्प नहीं करेगी, सबको हेल्प करेगी, और इंडिया वापस उसके पास्ट में जैसे ग्लोरीफाई था वैसे ग्लोरीफाई हो जाएगा, लाइक दैट। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ द इंडियंस कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो बोले ऐसा अगर हमने कर लिया तो हम गार्डियंस भी बन गए, क्योंकि हमें पता है इंडियन कल्चर नाउ, और हम मास्टर्स भी बन गए, क्योंकि रूल तो हम ही कर रहे हैं। तो अभी हमें पता भी चल जाएगा, और हम ही रूल कर रहे हैं, हम ही मास्टर कर रहे हैं, और हम गार्डियंस भी है, मतलब कि फिर वो लोग ही हमारे को अपने ऊपर मानेंगे। वो लोग कभी चाहेंगे ही नहीं, वो लोग मतलब हम इंडियंस कभी ऐसा विश ही नहीं करेंगे कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनको कैसे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसे उनको लड़वाना है, कैसे उनको अच्छे से यूनाइटेड रखना है, वो सब कुछ अगर उनको पता चल गया कि कैसे है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या होगी। ओके, हम मतलब उनको पता चल गया कि हम खुश कैसे रहने वाले हैं, वो हमें खुश रखेंगे और हम उनको भगाएंगे नहीं, यहीं रखेंगे। तो उनसे दो फायदे होंगे कि उनका तो वो लोग पैसे भी तो कमा रहे हैं। बैसो यहाँ बेसी, वो लोग पैसे भी कमा ही रहे हैं, लाइक दैट। ओके, नाउ influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. तो अभी ये लोग जो सोच रहे थे, कर रहे थे, ये एस्टैब्लिश भी कर दिया। अब एशियाटिक जर्नल, एशियाटिक रिसर्चर बना दी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना दिया, इतना कुछ कर लिया। तो फिर इंडिया के बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो मतलब इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं, ये लोग तो मतलब ब्रिटिश से ज़्यादा, वेस्टर्न से ज़्यादा इंडिया की सोच रहे हैं, उनकी भलाई की बात कर रहे हैं, ये गलत है। तो वो जो 2 ग्रुप बन गए वो यही थे, ये लोग अपना भी और इंडिया का भी भला करना चाहते थे, और दूसरा ग्रुप जो था वो सिर्फ और सिर्फ उनका ही भला करना चाह रहा था। उन लोग के दिमाग में ऐसे ही भरा हुआ था कि ये लोग सब अंधविश्वासी है, इलॉजिकल काम करते हैं, इनको कुछ आता नहीं है, उनको इंग्लिश पढ़ाओ, उनको साइंस पढ़ाओ, लाइक दैट। वो लोग ऐसा मानते थे।
So they felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. Okay, तो वो चाहते थे कि सब कुछ पढ़ाना चाहिए, पर्शियन संस्कृत पढ़ाना चाहिए और इंडियन टेक्स्ट भी हमें पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री. ओके, the officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were aligned to them. ओके, तो वो ऑफिशियल्स जो इनके सपोर्ट में थे वो क्या मानते थे कि उनको हिंदूज़ को मुस्लिम्स को ऐसा पढ़ाना चाहिए, सब कुछ पढ़ाना चाहिए. मतलब हिंदूज़ को जो मुस्लिम्स के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो भी पढ़ाने चाहिए और मुस्लिम्स को जो हिंदूज़ के स्क्रिप्चर्स है वो भी पढ़ाने चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हिंदूज़ को वो लोग जो अलाइन हो रहे हैं, मतलब उनका दिमाग जहाँ फिट बैठ रहा है वो जो समझ रहे हैं वही पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है, लाइक दैट. Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. मतलब ये जो क्लास था वो क्या मान रहा था, ये जो ऑफिशियल्स है वो लोग क्या थे, इनके ये तीनों के सपोर्ट में थे कि ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, तभी हम इंडियंस के हार्ट्स में जगह बना पाएंगे, लाइक दैट. तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने विथ ये देखो, हेनरी थॉमस कॉलेब्रुक, ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशियंट सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म. तो एक स्कॉलर थे. with the object in view of madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. Okay, मतलब मदरसा मतलब मुसलमान का होता है ना मदरसा, मतलब वहाँ पे रिलीजियस स्टडी होती है पर्टिकुलर. हाँ, लाइक दैट, करेक्ट. तो करेक्ट. तो वो मदरसा में रिलीजियस स्टडी होती है, जैसे गुरुद्वारा है वहाँ पर भी रिलीजियस स्टडी होती है सिख की. ओके, लेकिन हमारी कहाँ स्टडी नहीं होती. हमारी इन द सेंस हिंदू रिलीजन की कहीं पे स्टडी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ये समझना चाहिए लोगों को कि इस्लामिक, पर्शियन, अरेबिक वो लोग की रिलीजियस स्टडी होती है. ओके, मदरसा में होती है. और से सपोज क्रिश्चियनिटी की भी होती है, वो बाइबल को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें भी होता है कि हर संडे जाना होता है चर्च में. हर संडे, एवरी संडे दे हैव टू विजिट चर्च एंड दे हैव टू डिस्कस और दे हैव टू रीड सम पोर्शंस ऑफ द बाइबल, द होली बुक बाइबल. कंपल्सरी मतलब है, इतना स्ट्रिक्टली कंपल्सरी नहीं है, लेकिन है, जो फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, लाइक दैट. वैसे कंपल्सरी तो बहुत कुछ है. ओके, जैसे इस्लाम में कंपल्सरी होता है कि यू कैन नॉट ड्रिंक, वो लोग अल्कोहल नहीं पी सकते. बुक में, होली बुक कुरान में ही ऐसा लिखा है कि पापी है वो जो ऐसे करता है, जो अल्कोहल ड्रिंक करता है वो. ओके, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, री मैरिजेस को इस्लामिक व्यू पॉइंट से सही माना गया है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माना गया है, फिर भी करते हैं ना लोग. ओके, लाइक दैट. री मैरिज भी करते हैं, और क्या एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मैरिज भी कर देते हैं. सो देयर आर दी डिफरेंसेस. ओके, बट वी हैव टू, हमें डिफरेंसेस के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना है. पहले तो हमें पढ़ो, खुद का ही नहीं पढ़ रहे, दूसरों की पंचायत करने जा रहे हैं, लाइक दैट. ओके, तो ये इस्लामिक की कॉलेजेस मतलब जगह थी जहाँ पढ़ाया जाता है. और दूसरा होता है हिंदू का. द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country. तो 1781 में मदरसा बनाया गया कलकत्ता में, और 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज बनाया गया था. ओके, अभी मदरसा में रिलीजियस स्टडी होती थी, लेकिन बनारस में संस्कृत की स्टडी होती थी, बट इट्स नॉट रिलीजियस, वो संस्कृत लैंग्वेज की स्टडी होती थी. ओके, इट्स नॉट रिलीजियस. और ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ये उसका नाम अभी चेंज हो गया है अभी, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड नाउ इट इज़ हैविंग द टैग ऑफ IIT ऑल्सो. IIT BHU, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नॉर्थ इंडिया में है. दैट इज़ वेरी गुड. ओके, आई ऑल्सो व्हेन आई अप्लाइड फॉर मास्टर डिग्री इन BITS,
At that time I have applied for not I have applied, but I have analyzed. This college was also very good. Okay, if you want to do the masters, is having very good name. Suppose here in Gujarat, if you tell that, sir, which is the best college where I can learn in engineering or like that, so only 2-3 colleges are there. Suppose one is there, that NIT Surat, that is National Institute of Technology Surat. One is there IIT Gandhinagar, Indian Institute of Technology Gandhinagar. Only 2 are there. Okay, otherwise apart from this, these are government. Okay, MS University is also there, Maharaja Sayajirao University. Other universities are also famous, but not like this. So only 2-3 colleges are there, higher, top level, which you can if you tell that I have learned from MS University or say IIT Gandhinagar, then if you go in USA, they will also recognize, oh, IIT Gandhinagar, oh, MS University, like that. If you tell that I have studied engineering from SVMIT, oh, where it is SVMIT, and you have to tell that, oh, it is in Bharuch. Okay, like that. So that tagline is most important. पारुल यूनिवर्सिटी भी famous हाँ, पारुल फेमस हुई है, आई एग्रीड, पारुल भी फेमस हुई है, बट पारुल मतलब यहीं पे हुई है. ओके, अभी तुम नॉर्थ इंडिया में जाओगे, ओके, और से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दोगे, एट दैट टाइम तुम बोलोगे हम पारुल यूनिवर्सिटी पर है. कौन पारुल, कहाँ की पारुल, किसी को नहीं पता व्हाट इज़ पारुल. सर MS मतलब ज़्यादा फेमस है. MS फेमस है नेशनली और इंटरनेशनली ऑल्सो. बाकी कोई फेमस नहीं है. इंटरनेशनली कोई फेमस है, इंटरनेशनली की बात कर रहा हूँ, नेशनली भी है ही, इंटरनेशनली भी कोई पूरे गुजरात में से सबसे ज़्यादा फेमस हो तो वो है MS यूनिवर्सिटी. और सर बड़ौदा में जो है बिट्स पिलानी भी है, बट MS सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट है. बिट्स पिलानी पूरी तरह से प्राइवेट है. वो भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आती है बिट्स पिलानी. ओके, प्रीमियर इंस्टीट्यूट. सर नंबर 1 पर कौन सी आती है इंडिया में? इंडिया में नंबर 1 पर अगर गवर्नमेंट की प्राइवेट की देखे तो बिट्स पिलानी, और गवर्नमेंट की देखे तो IITs. और IITs में हर बार ऊपर नीचे 1-2 होता रहता है. सपोज IIT मुंबई 1 नंबर पे और IIT दिल्ली 2 नंबर पे. फिर नेक्स्ट टाइम सपोज IIT दिल्ली 1 नंबर पे आ जाएगा, IIT मुंबई 2 नंबर पे आ जाएगा. तो वैसे ही टॉप 7 IITs है, उसमें ऐसा होता रहता है. IIT मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई, ओके, एक गांधीनगर और वो सब का तो नाम आता ही नहीं है. टॉप 7 IITs ही है. ओके, और सर वो वैसे IITs है 16. हाँ, और सर वो इंटरनेशनली भी फेमस है. इंटरनेशनली भी फेमस है. इंटरनेशनली तुम सिर्फ बोलो कि आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT, मतलब वो तुम्हारी इमेज ही चेंज हो जाती है सामने वाले के माइंड में. ओह, IIT, लाइक दैट. तो गवर्नमेंट में IIT है, प्राइवेट में बीट्स है, बहुत सारी है, प्राइवेट में भी बहुत सारी है. पहले नंबर पे बीट्स है. ओके, टुडे वी विल कीप टिल हियर. ओके, कितना हुआ? हाँ, सो टुमारो अगेन वी विल डिस्कस. ये जो डिस्कस किया वहाँ ईयर वर्ड सब याद रखना. ओके, कि अभी मेन तो यही जो लास्ट में हमने पढ़ा वो 1781 को मद्रासा आया था एस्टेब्लिश कलकत्ता में, और 1791 को BHU, मतलब वो BHU तो अभी का नाम है, बनारस हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुई थी. और ये भी याद रखना कि ये तीनों ने मिलकर क्या एस्टेब्लिश किया था, तो ये तीनों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश किया था. ओके, और जर्नल स्टार्ट किया था जिसको बोला जाता है एशियाटिक रिसर्च. और तीनों का नाम याद रखना, विलियम जॉन्स, देन हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड द नेथनियल हेलहेड. ओके, तो ये हमने देखा. ये फिगर भी अगर देखनी हो तो सिर्फ फिगर के बारे में डिस्कस करें तो मॉन्यूमेंट टू वॉरेन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्टमैकॉट 1830, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता. तो कलकत्ता में ये मेमोरियल में है. दिस इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. ये लोग कैसे सोचते थे ब्रिटिश पावर इन इंडिया कैसा होना चाहिए. यू विल नोटिस दैट द मैजेस्टिक फिगर्स ऑफ हेस्टिंग्स एंड enthusiastic supporter of Orientalist is placed between the standing figure of a पंडित on one side, ये पंडित है one side पे, and a seated मुंशी on the other side. ये मुंशी है seated other side, और ये वॉरेन हेस्टिंग, like that. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular languages, tell them about the local customs and laws, and help them translate and interpret ancient text.
जगह पर जाओ. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and Oriental learning ought to be the basis of British rule in India. तो ये लोग सपोर्टर थे कि यार इंडियन एजुकेशन को, इंडियन जो एंशियंट टाइम का स्टडी है उसको सपोर्ट करो, उसको समझो, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है. उनको भी नहीं पता था. तुम अगर ऑटोबायोग्राफी और पूरी डीप टेक्स्ट पढ़ोगे, आइजैक न्यूटन ले लो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ले लो, कोई भी फेमस थॉमस अल्वा एडिसन ले लो, जितने भी फेमस साइंटिस्ट हुए हैं उनका तुम ऑटोबायोग्राफी या रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो सभी को, नॉट 1-2, सभी को जो इंस्पिरेशन उनकी रिसर्च के लिए मिली थी वो इंडियन टेक्स्ट से मिली थी, सभी को. हाँ, बट पीपल आर नॉट नोइंग दैट बिकॉज पीपल को ही नहीं पता. ओके उन लोग ने पढ़ा और बोल दिया कि मैंने ये फाइंड किया, वो थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पर. सो इट्स लाइक दैट. ओके, अभी की बहुत सारी मूवीज, हमारी वॉर मूवीज जो बहुत सारी हॉलीवुड की होती है ना, वो हमारी जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें जितनी भी सारी वॉर्स हुई है, ओके, बहुत सारी वॉर्स तो हमें पता ही नहीं. हमें तो 2 ही वॉर पता है, रामायण महाभारत. इतनी सारी वॉर हुई है कि ये एक राजा, ये किंग और ये उसके बीच में लड़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ. उसके बेस पे मूवीज एंड वेब सीरीज बनती है और बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट इंडिया है, इंडिया से लिया गया है. बट पीपल आर नॉट नोइंग दैट. ओके, चलो अभी आज के लिए इतना